हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे हिस्ट्री 8th स्टैंडर्ड की और टॉपिक है 12th, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पेडोलॉजी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका टॉपिक आगे कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। और जो टॉपिक है वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और इसके मेन पॉइंट्स है एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि हरिजन जो लोग थे उन्हें ज़्यादा स्कोप नहीं था आगे बढ़ने के लिए। ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा थी उसमें उन्हें पर्याप्त ग्रेड नहीं थे हरिजन उम्मीदवारों के पास, मतलब प्रतिष्ठित काम उनके पास नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, लेकिन जो H.J. खांडेकर थे इन्होंने कहा कि जो भी स्थिति है आज हरिजनों की वो जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी वजह से हुई है ये हालत उनकी। और वे जो लोग अछूते कहे जाते हैं, आदिवासी हैं और या फिर जो अनुसूचित जातियों जनजातियों की सीटों में और अनुसूचित जनजातियों में भी जो लोग आते हैं उन्हें रिजर्वेशन के द्वारा, आरक्षण सीटों के द्वारा उन्हें नौकरी दिया गया है या दिया जाए, इस तरह के उन्होंने अपने हिसाब से एक बात कही थी कि उच्च जातीय थी जो हरिजनों के लिए जिम्मेदार थी। पूर्व अछूतों, आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी सीटों और नौकरियों में आरक्षण दिया गया था उच्च जातियों की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी ये हमारी ऑफिशियल भाषा थी, राजभाषा थी ये। और इंग्लिश जो थी उसे कोर्ट में या किसी काम में कम्युनिकेशन के लिए या फिर एक स्टेट का दूसरे स्टेट से बातचीत के लिए इंग्लिश को यूज़ किया जाता था। हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब राजभाषा के तौर पे यूज़ किया जाता था। नहीं सॉरी, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को किया जाता था और हिंदी को राजभाषा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन T.T. कृष्णाचारी इन्होंने ये बात कही थी, साउथ जो दक्षिण भारतीय थे उनके तरफ से ये बात कही थी कि जो स्टेट का कम्युनिकेशन है या फिर जो ऑफिशियल जो सेंट्रल के जो भी काम है, जैसे कोर्ट के हैं, कोई प्रतिष्ठित काम है, उस हिसाब से जो कम्युनिकेशन हो वो इंग्लिश में हो, हिंदी में ना हो। क्योंकि हिंदी सिर्फ नॉर्थ तक ही सीमित है, लेकिन साउथ के जो लोग हैं उनकी भाषा अलग होने की वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती थी। इस वजह से इनका जो सपोर्ट है दक्षिण भारत का वो किसने लिया था? T.T. कृष्णाचारी इन्होंने इनके बारे में सपोर्ट करते हुए कहा था कि इंग्लिश भाषा मेन हो। ये रहे T.T. कृष्णाचारी जिन्होंने दक्षिण भारत को सपोर्ट किया था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन्होंने, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे मसौदा समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और इन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और उसके बाद उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, ये बहुत ही अगेंस्ट थे कि जो भाषाई स्टेट बन रहे थे उसके ये अगेंस्ट थे, विरोधी थे। पटेल राज्य के निर्माण के खिलाफ थे, यानी कि जो राज्य भाषा के हिसाब से बन रहे थे उसके खिलाफ थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कन्नड़ा स्पीकर, मलयालम स्पीकर्स और मराठी स्पीकर्स सभी लोग अपना अपना एक अलग राष्ट्र चाहते थे, यानी कि भाषावाद के हिसाब से सभी लोग अपना एक खुद का अलग स्टेट चाहते थे। उसके बाद देखेंगे पोटी श्री रामुलु, ये इन्होंने कुपोषण किया, भूख हड़ताल की इन्होंने, और इनकी जो डिमांड थी वो थी आंध्र प्रदेश को बनाने की। आंध्र प्रदेश एक अलग स्वतंत्र राज्य हो, ये इनकी डिमांड थी और इस वजह से ये भूख हड़ताल पर बैठे थे। और ये एक तेलुगु स्पीकर थे। पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य की गठन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर चले गए।
ये रहे पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने तेलुगु भाषा के हितों के लिए आंध्र प्रदेश नाम राज्य की स्थापना के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। और 15 दिसंबर 1952 में ये करीब 58 दिन, ठीक है, 58 डेज पोट्टी श्रीरामुलु ये भूख हड़ताल पर बैठे रहे और इस वजह से इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 में नए राज्य का निर्माण हुआ जिसे आंध्र प्रदेश कहा गया। तो देखिए 15 दिसंबर 1952 को उनके उपवास के 48 दिन बाद पोट्टी सेरुरामुलु की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र का नया राज्य अस्तित्व में आया जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। तो देखिए आंध्र प्रदेश बनने की कहानी कैसी है। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषाई से रिलेटेड था और इसे बनाने का पूरे श्रेय किसे जाता है, श्री सेरीरामुलु इन्हें जाता है। इन्होंने 58 दिन तक भूख हड़ताल की और इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जो एक राज्य संगठक थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1956 में, जिसमें असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों की कॉम्पैक्ट प्रांत बनाने की जिला और प्रांतीय सीमाओं को फिर से बनाने की सिफारिश की गई। यानी कि ये सारे भाषीय लोग, ठीक है, बंगाली, उड़िया, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, ये सभी ने अपनी अपनी एक जो स्टेट है वो बनाने के लिए उसकी सीमाएं तय की गई, ठीक है, कि कहाँ पर किसका कितना डिस्ट्रिक्ट होगा, कितनी बाउंड्री होगी, इस प्रकार से इस पर काम चला। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट। गांधीनगर बांध, इसमें 4 डैम बनाए गए थे और ये चंबल नदी पर था। गांधीनगर डैम ये मध्य प्रदेश में है और इसे कब पूरा किया गया, 1960 में इसका पूरा काम किया गया। ये गांधीनगर बांध है और ये चंबल नदी में है और इसमें 4 बांध बांधे गए थे और 1960 में इसका काम पूरा हुआ था। मध्य प्रदेश में है चंबल बांध, गांधीनगर में, चंबल नदी के ऊपर गांधीनगर गांधी बांध। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी और इसमें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया गया था, जो इंडस्ट्रियल हैं, विकसित इंडस्ट्रीज़ को विकसित करने के लिए, जैसे कि स्टील है और बड़े बड़े डैम्स को बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया गया था। और इसके बाद 2 स्टेट्स थे, उसे राज्यों को नियंत्रित करने के लिए इसकी योजना बनाई गई थी। 1956 में दूसरी पंचवार्षिक योजना तैयार की गई थी। इसमें स्टील जैसे भारी उद्योगों के विकास और बड़े बांधों के निर्माण पर जोर दिया गया था। ये क्षेत्र राज्य के नियंत्रण में होंगे, ठीक है। ये जो क्षेत्र थे, कौन से क्षेत्र थे, बड़े बांध, भारी उद्योग और स्टील जैसे चीज़ों की जो विकास था, ये सारे काम किसके अंडर में होंगे, राज्य क्षेत्र के अंडर में होंगे। इसकी योजना बनाई गई थी 1956 में दूसरी पंचवार्षिक योजना में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। महात्मा गांधी की जो फॉलोअर थी मीरा बहन, इन्होंने 1949 में साइंस और मशीन नाम की एक विज्ञापन लिखा। इन्होंने एक लेख लिखा था, एक किताब लिखी थी और उस हिसाब से इन्होंने देखा कि जो हमारी नेचुरल जो बैलेंस है वो कैसे बिगड़ रही है मशीनों की वजह से। और उन्होंने ये कहा कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी को कायम रखना है तो हमें हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे हमें जोड़कर रखना होगा, उनके नियमों के हिसाब से हमें खुद को ढालना होगा, तभी हम बहुत अच्छी तरीके से शारीरिक हेल्दी रहेंगे और हमारी मानसिकता भी सही रहेगी।
जैसा कि महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में विज्ञान और मशीनरी द्वारा लिखा था कि वह मानव जाति विलुप्त हो सकती है, हमें प्रकृति के संतुलन का अध्ययन करना होगा और अपने जीवन को उसके नियमों के भीतर विकसित करना होगा। यानी जो भी नियम है हमारे निसर्ग के, उस हिसाब से हमें खुद को ढालना होगा। और अगर मशीनों के द्वारा हम उसकी नेचुरल चीज़ों पे अगर अटैक करेंगे तो उसका बैड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही होगा। हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य के रूप में जीवित रहना है। ठीक है, उस वजह से हमें क्या होगा करना है, नेचुरल चीज़ों से हमें अपने आप को कनेक्ट करना है और उसके रूल के हिसाब से रहना है। ये रही मीरा बहन। मीरा बहन कौन थी? महात्मा गांधी जी की अनुयायी थी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। B.R. आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी? तो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु? आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ध्यान से देखिएगा, असत्य कौन सा है उसे देखना है। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की है। सन 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मुक नायिका शुरू की, बिल्कुल उन्होंने 1920 में मुक नायिका शुरू की थी। सन 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, या फिर वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। देखिए, डिप्रेस्ड क्लास की उन्होंने इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, लेकिन वे सुरक्षा मंत्री नहीं थे, तो आपका सही आंसर 4th ही आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।